हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा चैप्टर 3 है, इसका क्विक ईजिएस्ट एंड बेस्ट रिवीजन करने वाले हैं। आपको एकदम डिटेल्ड वन शॉट की फील आएगी। एक एक सिंगल पॉइंट आपको समझाऊंगा विद डेरिवेशन। आप इस वीडियो को अच्छे देखो, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। डिटेल्ड जो इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे करंट इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट नोट्स के नाम से नोट्स मिलेंगे आपको फाइल सेक्शन में चैनल के। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और करंट इलेक्ट्रिक करंट आखिरकार क्या होता है उसको हम समझ। देखो, जब चार्जेस किसी पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं ना, तो उसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अभी किसी कंडक्टर से कितना चार्ज या कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसकी जो मेजरमेंट है वो क्या है, तो आप ये समझो, जैसे ये पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अभी इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो गया, इसी को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? ये करंट का मेजरमेंट है। तो करंट का फॉर्मूला बना चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर? तो चार्ज की यूनिट कूलम और टाइम की यूनिट सेकंड, और इस कूलम पर सेकंड को हम बोलते हैं एम्पियर। क्लियर? तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि सर 1 एम्पियर करंट कितना होता है, तो याद रखिए किसी कंडक्टर से अगर एक सेकंड में एक कूलम चार्ज फ्लो हो जाता है, पास कर जाता है, तो हम उसको 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। जब करंट की मैं बात करता हूं तो इसका मतलब है चार्जेस के फ्लो की बात कर रहा हूं। तो मेटल में जब करंट बनता है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब लिक्विड सॉल्यूशन में जो करंट बनता है उसमें आयंस के कारण, आयंस के फ्लो जो है रिस्पॉन्सिबल होता है करंट बनाने के लिए। गैसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है रिस्पॉन्सिबल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए। अगर मैं कॉपर में बात करूं तो कॉपर के अंदर की जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मीटर क्यूब में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के पास वैसे तो डायरेक्शन है तो इसको वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन करंट को ऐड करने के लिए हम डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस नहीं करते, मतलब एल्जेब्रिक एडिशन फॉलो करता है करंट, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब अगर फोर्सेस की हम बात करें तो फोर्सेस अगर पर्टिकुलर एंगल पे लगते हैं तो फिर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कंपोनेंट करके निकालना पड़ता है, लेकिन करंट में ऐसा कुछ नहीं है। तो करंट के पास डायरेक्शन होते हुए भी ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम यहाँ पर एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करते हैं, ना कि वेक्टर एडिशन को। करंट, ठीक है। नाउ अभी हम बात करेंगे करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है ना। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो पॉजिटिव चार्जेस की फ्लो की डायरेक्शन है वही हमारे करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, अभी हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो एक्चुअल में देखो क्या होता है कि एक कंडक्टर के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे होते हैं ना, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। लेकिन जब एक बैटरी से उस कंडक्टर को कनेक्ट करा जाता है तो बैटरी के जो पॉजिटिव एंड से जो कनेक्ट होता है वो वाला कंडक्टर का एंड वो बन जाता है पॉजिटिव, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है वो बन जाता है नेगेटिव। ठीक है, अब इस कंडक्टर के अंदर क्या बन जाती है भाई? इसके अंदर बनेगी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पॉजिटिव की ओर खिसकेंगे। मतलब रैंडम मोशन तो बंद नहीं हो सकता है इनका, हाँ, क्योंकि वो थर्मल एनर्जी के कारण है। तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाने के बजाय हल्का सा यहां खिसक जाएगा, इसी को हमने बोला ड्रिफ्ट कर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय इस पॉजिटिव चार्ज की ओर हल्का सा अट्रैक्ट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ये इस साइड खिसक गया। ये यहां पे जाने के बजाय हल्का सा यहां पे खिसक जाएगा, तो हमने बोला इसको ये साइड ड्रिफ्ट हो गया, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो एवरेज वेलोसिटी जिससे वो पॉजिटिव एंड की ओर खिसकते हैं, यानी ड्रिफ्ट करते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद विच दे आर अट्रैक्टेड towards the positive end of कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है ये लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल वेलोसिटी है टेम्परेचर के कारण ये 10⁻+5 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। क्लियर है?
आगे हम बढ़ेंगे, रिलैक्सेशन टाइम की बात करेंगे। देखो, जब एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है या वैसे भी जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा रहे होते हैं, तो हमें समझना है कि एक्चुअल में वो टकरा क्यों रहे हैं, क्योंकि उनका पास टेम्परेचर के कारण उनके पास थर्मल एनर्जी है, तो मोशन कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो अंधे हैं, उनकी आंखें नहीं है, तो वो टकरा जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन इससे जाकर के टकराया, ठीक, फिर यही इलेक्ट्रॉन दूसरे से जाके टकराया, तो ये इसका पहला कोलिजन हो गया, ये इसका दूसरा कोलिजन हो गया। तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है, उसी को हमने बोला रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोला? रिलैक्सेशन टाइम। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा कि अब ये जल्दी से ही टकरा जाएगा, तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे डेरिवेशन में काम आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मोबिलिटी की। अभी मोबिलिटी क्या होता है? देखो, कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती है और उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो है खिसकते हैं। तो एक्चुअल में मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी मेजरमेंट है किसका? कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन रही है ना, इसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी। और इसकी जो यूनिट हो जाएगी दैट विल बी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इंपॉर्टेंट छोटा सा रिलेशन, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन करंट इंटेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां पर करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी हम डिराइव कर देंगे। देखो, एक्चुअल में क्या है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट करा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जिसकी स्पीड है वीडी। क्लियर है? नाउ अभी आप समझिए कि हमने यहाँ पर जो प्रॉपर लैंग्वेज लिखी हुई है, जिसके अंदर लिखा है इस कंडक्टर की लेंथ एल है, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी डेंसिटी है स्मॉल एन। डेंसिटी क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन की? स्मॉल एन। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इनटू उस कंडक्टर का वॉल्यूम। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू हो गया NaL। नाउ अब हमें निकालना है करंट, तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को मैंने लिखा Q बाई टी, Q को मैंने लिखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से कैपिटल N इंटू ई, अपॉन में T है। कैपिटल N की वैल्यू यहां से उठा के NaL रख दी, E की जगह E रखा। टाइम देखो, इस इलेक्ट्रॉन को इस एंड से यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम ट्रेवल करना पड़ा वो क्या है? T इज इक्वल, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है L और स्पीड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि Vd है, पलट के ऊपर चला जाएगा। तो करंट का जो फॉर्मूला है, करंट को हमने लिखा I, इसका फॉर्मूला आ गया NeAVd। यही है रिलेशन बिटवीन करंट इंटेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर मैं इस A को इस I के अपॉन में भेज दूं तो बन जाएगा करंट डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं J, और यहां पर ये आ गया NeVd। D याद रखना है इसके सबस्क्रिप्ट, यानी कि नीचे लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, आप इसको याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमें अलग से सेपरेट फॉर्मूला डिराइव करना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें सेम लैंग्वेज जो हमने पहले लिखी थी बस वही लिखनी है। ये हमारे पास एक कंडक्टर जिसके अंदर सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले समझिए, जब कोई कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा खींचती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है? तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई। Q है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जिसको हमने लिखा माइनस ई। हमेशा याद रखो, इस वाले डेरिवेशन में वेक्टर साइन प्रॉपर्ली लगाने ही है आपको। तो फोर्स वेक्टर है उसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उसके ऊपर वेक्टर लगा दिया। ना तो अभी ध्यान से देखिए, तो यहां पर क्या हो रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगा? माइनस ई इंटू ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। और दूसरा फोर्स, जब किसी इलेक्ट्रॉन पे या किसी मास पे फोर्स लगता है तो उस मास को मिल जाती है एक्सेलरेशन। तो फोर्स को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं m इंटू ए। तो यहां से हमने निकाला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो उसकी वैल्यू होगी माइनस ई अपॉन एम, ठीक है। नाउ अभी आप याद रखेंगे कि एक्सेलरेशन सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगी, क्योंकि चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और मास सभी इलेक्ट्रॉन का सेम है। तो कभी भी इसको A1 A2 नहीं लिखेंगे। नाउ अभी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी होती है सभी इलेक्ट्रॉन की जो कि पॉजिटिव एंड की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। तो हमने क्या करा? v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय n। इसके बाद हम ये देखेंगे कि सभी इलेक्ट्रॉन जो आगे बढ़ रहे होंगे, इसकी v1 v2 v3 हम किस तरीके से लिखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन मान के चलें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो सबसे पहले इसके पास कुछ ऑलरेडी थर्मल वेलोसिटी है, जिसको मैंने नाम दे दिया u1। क्लियर? क्या नाम दे दिया? u1। अब u1 इसके पास इनिशियल वेलोसिटी, देखो फॉर्मूला क्या होता है,
जो हमने मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी क्लास 11th में, वहां से फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू है इनिशियल वेलोसिटी जो कि टेम्परेचर के कारण है, जिसको हम थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो फॉर्मूला बना u1 प्लस ए टाउ वन। ए क्या है? ए है एक्सेलरेशन सभी इलेक्ट्रॉन्स की, और टाउ वन है रिलैक्सेशन टाइम। एक्चुअल में क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। नाउ तो यहाँ पे क्या बन गया, ए टाउ वन। v2 की वैल्यू u2 प्लस ए टाउ टू, vn की वैल्यू un प्लस ए टाउ n। यहां पर आप ये देख रहे हो a की वैल्यू को हमने a1 a2 a3 नहीं लिखा क्योंकि एक्सेलरेशन सभी के लिए सेम होगी। नाउ तो अभी हमने क्या करा, vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस vn अपॉन n। v1 v2 v3 सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, u1 u2 u3 इन सबको एक ब्रैकेट में रख देंगे, है ना। तो हमने ये इन सबको एक ब्रैकेट में रख दिया, और a कॉमन लेके टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री अपॉन में n, इन सबको एक ब्रैकेट में रख दिया। अब एक्चुअल में क्या होता है कि थर्मल वेलोसिटी के कारण जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई राइट में जा रहा है, कोई इस साइड कोई इस साइड, तो सबकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है कंडक्टर में सभी इलेक्ट्रॉन की वो जीरो होती है, और सभी इलेक्ट्रॉन का हमने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मान लिया टाउ। तो हमने इसकी बजाय फॉर्मूला फाइनल क्या बन गया, vd इज इक्वल टू 0 प्लस ए टाउ। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर देखो, इसके बाद हम ये करेंगे कि जो vd इज इक्वल टू ए टाउ आ गया, a की वैल्यू हमने पुट करी माइनस ई अपॉन टाउ, मतलब अपॉन m इंटू टाउ। ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इसको नॉर्मल स्केलर फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम रख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, जिसको हमने लिखा v अपॉन एल। ये वहां से लिखा e इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, जो हमने प्रूव करा था अभी, ठीक है। तो ये फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अभी हमें पढ़ना है ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है, बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप बताई हमें किसी कंडक्टर के लिए। क्लियर है। देखो तो जो ओम ने हमसे क्या कहा कि किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है ये वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पे। हाँ तो देखो जैसे किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है ये डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है। अगर आपने इस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को डबल कर दोगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, अगर आप इस वोल्टेज को हाफ कर दोगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन ये है कि जो फिजिकल कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर है, लेंथ है, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन बढ़ जाता है और उससे करंट की वैल्यू पे इफेक्ट आता है ना। तो वो चीज जो है कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। क्लियर। अब प्रोपोर्शनली साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया जिसको हमने कैपिटल R नाम दिया, और इस कैपिटल R को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू v अपॉन i आ गया। अगर हम इस वोल्टेज और करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें बीच में कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो यहां पर अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे इस ग्राफ का तो वो आता है v अपॉन i, जो कि हमें रेजिस्टेंस बताता है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस बताता है। इस पर हम और चर्चा थोड़ी ही देर में करेंगे। ठीक, चलिए अभी देखो आगे बढ़ेंगे। अब रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली ये समझ लो, किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है, करंट मतलब चार्जेस का फ्लो है ना, उसमें रुकावट जो होती है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ करंट ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, और ये रुकावट क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन्स के टकराने से, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है कि एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कंडक्टर के जो रेजिस्टेंस और जो रुकावट है उसी को हमने रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा। ठीक, अब देखो रेजिस्टेंस जो है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। तो अगर आप लेंथ जो है बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर कोई वायर ऐसे आपने जो है, अब मोटे ये वायर था, अब आपने उसकी वायर की जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, यानी कि उसको मोटा कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स कम टकराएंगे एक दूसरे से, तो जो रेजिस्टेंस है वो घट जाएगी, है ना। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हमने इन दोनों फैक्टर को जो है मिला दिया तो ये बन गया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। और इसके बाद
जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है यहाँ पे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हमने नाम दिया रो, और ये जो रो है इसी को हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। याद रखिए कि जो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना। बात समझ में आ रही है? ये रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती कि लेंथ कितना है, एरिया कितना है। क्लियर? ये मटेरियल, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू फिक्स होती है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम है और रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट ओम मीटर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो कंडक्टेंस क्या है अभी, जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस हो जाता है। इसकी यूनिट ओम इनवर्स या साइमन कहलाती है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर आपसे सवाल पूछा जाता है और ये 1 मार्क्स में, कुछ बोर्ड्स में जो 2-2 3-3 नंबर में पूछा जाता है कि अगर आप लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी। ठीक, तो इसमें पूछने के 2 तरीके हैं। अगर आप लेंथ को डबल कर दोगे, एक लेंथ के आगे दूसरी लेंथ लगा दी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी क्योंकि आर एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, तो 2R हो जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह कहा गया कि आपने वायर को स्ट्रेच करके, वायर को खींच के आपने लेंथ को डबल कर दिया या n टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। मतलब अगर आपने वायर को खींच के लेंथ को डबल करा है तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर 3 टाइम्स किया है आपने स्ट्रेच करके, खींच के लेंथ को 3 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस 3 के स्क्वायर टाइम्स यानी कि 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना। आगे बढ़े। देखिए स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ क्या होता है, तो स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ रेजिस्टेंस को बताता है, स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ भी रेजिस्टेंस को बताता है। लेकिन अगर हम बात करें कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ, जब v यहां पे i यहां पे लिखा होगा तो ऐसे केस में अगर स्लोप ज्यादा है ना, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, और IV ग्राफ वाले केस में अगर स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी। कौन सा? अगर I यहां लिखा है, V यहां लिखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव रेजिस्टेंस भी होती है। पॉजिटिव रेजिस्टेंस कब होगी? जब स्लोप जो होगा ये 90 डिग्री से छोटा होगा, है ना, और नेगेटिव कब होगी? जब स्लोप 90 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि ये बताओ, ये आईबी ग्राफ है ना, ये बताओ कि कहां पे रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, कहां पे नेगेटिव। तो ये वाले रीजन में थीटा की वैल्यू 90 है, छोटी है, तो ये जो है ये पॉजिटिव स्लोप है यानी कि पॉजिटिव रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस यहां पे डीई वाले रीजन में जो स्लोप है ये 90 से बड़ा है, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस कहलाएगी। आप इसको ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझा रहा हूं, यहां पे समझिए कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पे, है ना। और टेम्परेचर बढ़ाने से एक्चुअल में होता क्या क्या है, देखो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसके कारण से वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो कोलिजन बढ़ा। कोलिजन बढ़ेगा तो उनको रिलैक्स करने का टाइम कम मिल पाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया, और रिलैक्सेशन टाइम घट जाने से, टाउ की वैल्यू घट जाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। क्लियर है? ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। क्लियर? नाउ अभी आप समझिए रेजिस्टेंस बढ़ गई कब? जब टेम्परेचर बढ़ गया था। क्लियर? ये मेटल्स के वाले केस में होता है। ये मेटल में यानी कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। अलॉयज की हम बात करेंगे तो अलॉयज में टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है ये ऑलरेडी बहुत हाई होती है, तो अलॉयज वाले केस में ये बहुत ज्यादा इफेक्ट इसका नहीं होगा और ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। मतलब रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत हाई है, बस अब थोड़ा थोड़ा जो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर की कि भाई सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, तो याद रखिए सेमीकंडक्टर ऐसे डिवाइस होते हैं, मटेरियल होते हैं जिसमें 0 केल्विन या लो टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं जिससे करंट फ्लो होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटती है ना, और कंडक्टिविटी बढ़ती है सेमीकंडक्टर्स के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से करंट की वैल्यू बढ़ती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है। क्वेश्चन का नाम है एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। देखो सिंपल सी बात है, फिर से हमारे पास सेम कंडक्टर, इसकी लेंथ l है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो आगे बढ़ रहे हैं इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd। नाउ तो अभी मुझे क्या करना है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करना है या रेजिस्टेंस का, रिलैक्सेशन टाइम और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD। vd की मैंने वैल्यू पुट करी यहां पर, तो यहां पर जो I आ गया वो ये आ गया। ठीक है, नाउ इस तरह से अब E की वैल्यू मैंने पुट
पुट कर दी V अपॉन L, तो ये आ गई। इसके बाद हमने क्या करा कि V की वैल्यू यहां से निकाल ली, तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है V की वैल्यू हमने यहां से निकाली, अपॉन में क्या भेज दिया, अपॉन में भेज दिया अगले स्टेप में I, तो ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ बन गया V अपॉन I। अब इसके बाद V अपॉन I क्या होता है, कैपिटल R जो कि रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। तो अगर आपसे इतना कहता है कि एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, ये रिलैक्सेशन टाइम है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये रेजिस्टेंस का डेरिवेशन हो जाता है। लेकिन रेजिस्टेंस नहीं पूछा, वहां पूछा रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी के लिए हम क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ये मैंने पुट कर दिया रो एल बाई ए, और उसके बाद L से L कट गया, A से A कट गया, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना M इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ। क्लियर है, तो ये डेरिवेशन हो गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम पढ़ेंगे, हमें समझना है ईएमएफ क्या होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। देखो किसी भी जो सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब इस सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला है टर्मिनल वोल्टेज प्लस कैपिटल I इंटू आर, वेयर स्मॉल r इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी समझिए, तो जब सर्किट ओपन होती है तो ईएमएफ और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बराबर होता है। ठीक, चलिए अभी हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा होता है जब उसमें से करंट लिया जा रहा होता है ना, जब सेल में से करंट निकाला जा रहा होता है। लेकिन जब सेल को रिचार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज बड़ा होता है, ईएमएफ छोटा होता है, ये बात आप याद रखेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है, तो जैसे हमने मान लिया कि कोई भी जो सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस फ्लो होते हैं और करंट बनता है ना, तो एक्चुअल में आयंस आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, तो हम बोलते हैं उसको वही सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या था, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ज्यादा कोलिजन होगा, इससे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो थिन हो जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगी, कोलिजन कम होगा। अगर आप इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेपरेशन बढ़ा देंगे तो आयंस को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेंगी, तो कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे, है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इमर्ज सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जितनी ज्यादा सरफेस एरिया जो है उनका डूबा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, उतनी ही कम होगी, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की, तो शॉर्ट सर्किट वाले केस में कैपिटल आर की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है ना, तो मैक्सिमम करंट बनता है कैपिटल E इज इक्वल टू 0 प्लस आर, मतलब E बाय आर, है ना। तो याद रखेंगे कि भाई कैपिटल I इज इक्वल टू होता है E अपॉन कैपिटल R प्लस आर, वेयर कैपिटल R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले डेरिवेशन की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक, या फिर इसी को हम बोलेंगे ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में डिफरेंस। तो देखो सबसे पहले आप यहां पर समझो कि ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहां पर ये लगी हुई है सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अभी आपको समझना है कि सेल का जो ईएमएफ है वो E है। आपको याद रखना है कि कभी भी टोटल करंट की हम बात करें तो फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ सेल की ईएमएफ है E, और टोटल रेजिस्टेंस की हम बात करें तो करंट को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r को फॉलो करना पड़ेगा, तो I इज इक्वल टू बन गया E अपॉन R प्लस R। बाय ओम्स लॉ आप ये भी जानते हो कि I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। दोनों को आमने सामने पुट करा और यहां से हमने डिराइव कर दिया, यहां से हमने डिराइव कर दी स्मॉल r की वैल्यू, तो ये स्मॉल r है, ये कैपिटल E है, ये कैपिटल V है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी हो गया। और इसी को आप रिलेशन बोल सकते हो, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, इसको आपको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है, काफी बार पूछा गया है। तो देखिए अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन मिल रहा है दैट इज फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो तो अभी आपको समझना है कि जब सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी होती है तो आपको मैक्सिमम करंट की सिचुएशन कौन सी मिलती है, मतलब एडवांटेजियस सिचुएशन फॉर करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो तो हमारे पास ये एक सेल है जिसकी ईएमएफ E है, जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और इसी प्रकार से n नंबर ऑफ सेल लगी हुई है सर्किट में और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। तो हमें निकालना है भी करंट। करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ होगा सभी सेल का E प्लस E प्लस E प्लस E और इस प्रकार से N ही हो जाएगा।
टोटल रेजिस्टेंस की हम इस सर्किट की बात करेंगे तो ये सभी रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, तो सभी इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो एनआर हो जाएगी, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की सीरीज में है तो कैपिटल आर प्लस एनआर हो गई। ठीक, अब देखो ये फॉर्मूला, ये कंडीशन बन गई करंट के लिए। ठीक, अभी हम बात करेंगे कि इसमें एडवांटेजेस सिचुएशन यानी कि मैक्सिमम करंट हमें कब मिलेगा। तो हमने देखा कि जब कैपिटल आर की वैल्यू, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये एनआर से बड़ी हो जाएगी तो हम एनआर को कर सकते हैं नेगलेक्ट, और ऐसा करने से जो करंट की जो सिचुएशन बन रही है या इक्वेशन वो बन रही है कैपिटल आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर। इसका मतलब है करंट हमें एन नंबर ऑफ सेल के जितना जब मिलेगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू एनआर से बड़ी होगी, तो ये मैक्सिमम करंट की सिचुएशन है। लेकिन अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू एनआर से छोटी हुई तो ऐसे केस में आपको जो करंट है वो एक सेल के बराबर ही मिलेगा। क्लियर, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हुआ। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी सेम फंडा है भाई। बहुत सारी जो सेल्स हैं, लेट्स हमने बात करा इसमें m नंबर ऑफ सेल्स हैं जो कि m रोज में लगी हुई हैं पैरेलल में। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बना करंट का, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ क्या है, कैपिटल ई। ठीक, टोटल रेजिस्टेंस क्या है भाई, ये सभी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जिसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आई आर बाय एम, और ये इन सब के सीरीज में, तो हमने इन सब में ऐड कर दिया कैपिटल आर। ठीक, अब हमने इसका एलसीएम वगैरह लेके टोटल करंट की वैल्यू हमने ये निकाली एम ई अपॉन आर प्लस एम आर, और इसी प्रकार से हमने देखा कि मैक्सिमम करंट हमें कब मिला, जब आर की वैल्यू बहुत बड़ी है और एम आर की वैल्यू छोटी, तो मैक्सिमम करंट हमें एम सेल के बराबर मिलेगा। लेकिन अगर आर की वैल्यू बहुत छोटी, एम आर बहुत बड़ी, तो मैं एक सेल के बराबर ही करंट मिलेगा। तो ये हमारी नॉन एडवांटेजियस कंडीशन है। ठीक है, क्लियर। आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमें समझना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होती है दो सेल की वो होती है E1 प्लस E2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो सेल की जो ईएमएफ होती है वो इतनी होती है। इसको कैसे डिराइव करा जाता है, ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि हमारे पास ये देखो लैंग्वेज पूरी हमने लिखी हुई है। नाउ ये दो सेल हैं, इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस की R1 है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इसमें से करंट I1 गया, इसमें से करंट I2 गया, यहाँ पे मिल गया I, यहाँ से वापस घूम के जाएगा तो I करंट जाएगा, I1 ऊपर I2 नीचे। ना पोटेंशियल डिफरेंस दोनों, क्योंकि कॉमन टर्मिनल से कनेक्टेड है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। क्लियर है, दोनों सेल के अक्रॉस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है। तो पहले सेल के लिए E1 माइनस I1 R1, तो यहाँ से I1 की वैल्यू हमारे पास, यहां से हमारे पास I1 की वैल्यू निकल आई। इसी प्रकार से हमने I2 की वैल्यू निकाली सेम स्टेप को फॉलो करते हुए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है I1 प्लस R1, तो I1 प्लस R1, I1 की वैल्यू रखी, I2 की वैल्यू रखी, इसके बाद दोनों का एलसीएम ले लिया, ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड, तो R2 का इससे R1, R1 का इससे इनटू हो गया। दोनों R1 R2 को दोनों के लिए सेपरेट कर दिया। देखो ये E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस ये लगा है, माइनस ये लगा है, तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ये कुछ ऐसे बच जाएगा। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल एंड तक। नाउ अब इसके बाद क्या होगा कि हम यहां से R1 R2 जो है कॉमन लेकर के इस साइड भेज देंगे, तो I का इंटू R1 R2 से हो गया, और यहाँ पे कुछ ऐसा बचा। अब हमने क्या करा कि ये जो लिखा है ना V R1 प्लस R2, इसको इस साइड लेकर के आ गए, तो V की वैल्यू कुछ ये बन गई। देखो V की वैल्यू V R1 R2 E1 R2 ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, कैपिटल V अकेला चाहिए, तो R1 R2 जो इनटू में है इसके, उसको डिवाइड में भेज दिया डिवाइड में, तो फाइनली हमारे पास ये ऐसी इक्वेशन बन गई। V ये एक टर्म आ गया E, और ये I और ये R। बस अभी हमने क्या करा, इसको कंपेयर कर लिया, इसको हमने कंपेयर करा, तो हमने कंपेयर करा तो पाया कि ये जो नेट ईएमएफ, इस जो पिछली वाली जो टर्म थी, पिछला वाला जो स्टेप, उसको हमने इस वैल्यू से कंपेयर करा, तो हमने पाया कि E की जगह उसमें ये लिखा है और R की जगह उसमें पिछले वाले स्टेप में ये लिखा है। तो यहां से जो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गई ये, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट है वो हो गई ये। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए। आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट। भी हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ की। तो बेसिकली जो किरचॉफ के लॉ है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होते हैं, जहां पर हम रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पहचान पाते। ठीक है, इसके लिए आपको दो रूल पढ़ने हैं। किरचॉफ का जो पहला रूल है उसको हम किरचॉफ करंट रूल भी कहते हैं, जिसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। किरचॉफ का दूसरा रूल है उसको हम किरचॉफ वोल्टेज रूल या किरचॉफ सेकंड रूल या किरचॉफ लूप लॉ भी हम कहते हैं, है ना। तो
किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, जिसको हमने किरचॉफ्स करंट लॉ बोला, ये जंक्शन लॉ बोला, वो क्या कहता है? तो किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि भाई किसी भी जंक्शन पर अगर हम सभी आने और जाने वाले करंट का एल्जेब्रिक सम करेंगे तो जो नेट सम आएगा वो जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है, उतना ही करंट इस जंक्शन को छोड़ के चला जा रहा है ना। तो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करता है, इसके लिए सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो होता है ना। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे किरचॉफ के वोल्टेज लॉ की। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज लूप की जब हम बात करते हैं तो देखो, जब जब करंट के रास्ते में कोई रेजिस्टेंस आती है तब तब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है बन जाता है ना। तो अगर हम उन सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम करेंगे तो वो सम क्या आएगा? वो सम जीरो आएगा। इसके लिए हम एक साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। ये जो किरचॉफ का वोल्टेज जो लॉ है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, उसकी हमें बैलेंस कंडीशन को डिराइव करना होता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर 4 रेजिस्टेंसेस क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में जो है होती हैं, एक रेजिस्टेंस अननोन होती है, इसी की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होता है। और इसके बाद बीच में लगा होता है गैल्वेनोमीटर, जो कि दोनों पॉइंट्स को एक ब्रिज की तरह कनेक्ट करता है। इसीलिए हमने इसको बोला व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ अभी आपको समझना है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जब माना जाता है जब गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो जीरो पहुंचे, और इसकी जो कंडीशन है वो है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इसी को हमें डिराइव करना होता है। सबसे पहले हमने एक बैटरी ली और इस बैटरी का EMF E है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया इस व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। ठीक है, नाउ तो अभी आप समझिए, मतलब इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के साथ यहाँ पे देखो आई करंट यहाँ पे गया, I1 यहाँ पहुंचा दिया, I2 यहाँ पहुंचा दिया। I1 में से थोड़ा सा हिस्सा IG नीचे चला गया, तो यहाँ पे बचा I1 माइनस IG, क्योंकि IG तो यहाँ आ गया, ये IG ऊपर से आया, I2 नीचे से आया, दोनों जुड़ गए तो आ गया I2 प्लस IG, और यहाँ से गया। इसके बाद यहाँ पर टोटल करंट I निकला था, तो I इसके अंदर जाना है। ठीक, कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो हमें इस लूप में वर्क करना है। 2 लूप में वर्क करेंगे, कैसे कैसे? एक लूप हो जाएगा हमारे पास ABDA, और दूसरा लूप हो जाएगा BCDB। ठीक, तो ये हम इस तरीके से इसमें काम करेंगे। नाउ अभी मैं आपको कुछ बच्चों को बताना चाहता हूं कि भाई देखो, मैं जो साइन कन्वेंशन यूज करता हूं वो ऐसे है कि अगर मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो मैं पॉजिटिव साइन लूंगा, और मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो मैं नेगेटिव साइन लूंगा। अगर आप इसके जस्ट ऑपोजिट साइन कन्वेंशन यूज करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को मेरे से स्किप कर सकते हैं। हालांकि ये एकदम सही है, कुछ बच्चों को डाउट होता है तो वो डायरेक्शन में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख लें। लेकिन जो बच्चे ऐसे यूज करते हैं, करंट की डायरेक्शन मेरी डायरेक्शन सेम है तो आप पॉजिटिव साइन ले, करंट की डायरेक्शन मेरी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो आप नेगेटिव साइन लेना हो। तो देखो हम किस में वर्क करेंगे, पहले इन लूप ABDA में। तो देखो एक्चुअल में क्या हुआ, A से लेके B तक गए तो रेजिस्टेंस IP और करंट गया I1, तो I1 इंटू P पॉजिटिव हो गया। इसके बाद B से लेके D तक गए, करंट है IG, रेजिस्टेंस कैपिटल G, दोनों प्लस साइन, क्योंकि मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन जो है सेम है। डी से लेके ए तक मैं जा रहा हूं और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो यहां पर माइनस साइन लगा दिया, माइनस I2R इज इक्वल टू 0। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है कि जब इसमें करंट गैल्वेनोमीटर में 0 हो तो ये बैलेंस माना जाएगा। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई। सिमिलरली हमने इस लूप में वर्क करा तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये बन गई। हमने ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का डिवाइड करा तो यहां पर हमारे पास ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आ गई, और यहां से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। जो आप कहेंगे वही आपको मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं। ये वीडियो भी आपके लिए कैसी रही जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, तभी मैं समझूंगा कि इस वीडियो को बनाने की जो मेहनत है वो आप तक पहुंच पाई। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।